नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम केंद्रीय बजट पर चर्चा करेंगे प्रोफेसर एपी तिवारी से। सर नमस्कार। आज केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जी। तो इस बजट को कैसे देखते हैं आप समग्रता में? देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बजट में एक जो मोदी सरकार का विज़न है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में उभारना है। तो एक ये तो दूरगामी एक लक्ष्य है। अब इसके लिए ज़रूरत जो समझी गई है, मैं समझता हूँ लगातार, वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ख़ास तौर पर जो आउटले में वृद्धि की गई है, 3.5% जीडीपी की लगभग बैठती है ये। इससे पूंजीगत विकास का विस्तार होगा और ये उम्मीद की जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिससे रोज़गार में भी बढ़त होती है और लॉजिस्टिक्स की लागत घटती है, कहेंगे ढुलाई लागत घटती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार से जो अर्थव्यवस्था की कुशलता है वो बढ़ेगी और खेती से लेकर उद्योग और सेवा क्षेत्र का एक एकीकृत विकास कह सकते हैं, उसमें एक लंबी उछाल पैदा होगी। अगर लबुलुआब ये कहा जाए कि सबसे इस बजट में सबसे प्रमुखता किस चीज़ को सरकार ने दी है? देखिए, अगर बजट भाषण को बड़ी बारीकी से देखा जाए तो उसे पता चलता है कि रोज़गार को काफ़ी ऊपर रखा गया है और रोज़गार के लिए ख़ास तौर पर जिन क्षेत्रों पर बल दिया गया है उसमें खेती का क्षेत्र है। जब खेती के क्षेत्र की बात करते हैं तो खेती को गैर खेती की क्रियाओं से जोड़ने की बात की गई है, जैसे वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है। साथ ही साथ एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमई सेक्टर है जो गांव में जिनकी इकाइयां हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है जिसमें लगभग 57% रोज़गार लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर कोशिश इस बात की गई है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाया जाए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, मार्केटिंग और कह सकते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ पर ख़ास जोर है। अगर किसानों की आय को बढ़ाना है तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस बजट की व्यूहरचना ये है कि एक ओर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से एक तो जो मिट्टी है उसकी सेहत बिगड़ चुकी है वो सुधरेगी, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा इसलिए कि उनकी सेहत भी सुधरेगी, उनको एक स्वस्थ तरीके से पैदा किया गया अनाज मिलेगा। श्री अन्न योजना पहले से ही चल रही है। ख़ास तौर पर इस बजट में फोकस इस बात का है कि खेती में विविधीकरण किया जाए। फूल की खेती है, फलों की खेती है, औषधीय पौधों की खेती है, अनाज के साथ दलहन की खेती को प्राथमिकता दी गई है, तिलहन को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ चूँकि हाल के वर्षों में सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है काफ़ी, तो सब्जियों के उत्पादन पर भी इस बजट में बल खासा दिया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खेती में बड़े पैमाने पर रोज़गार लगा हुआ है और अगर गाँव में खेती की क्रियाओं को गैर खेती क्रियाओं से जोड़ दिया जाए तो गाँव में ही लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार प्राप्त होगा। लेकिन जहाँ तक कह सकते हैं संगठित क्षेत्र में रोज़गार की बात है तो रोज़गार युवाओं को मिले इसके लिए एक बड़ी स्कीम लाई गई है, ख़ास तौर पर जिसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये एक नवाचारी स्कीम पहली बार लागू हुई है। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, इंसेंटिव की स्कीम पहले से चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि एक और स्किल डेवलपमेंट पर खासा जोर है, महिलाओं की स्किलिंग पर ख़ास कह सकते हैं बल दिया गया है, तो जिससे उनका पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बढ़े, वो उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के जरिए और एक और ख़ास बात है जहाँ तक युवाओं का संबंध है, लगभग माना जाता है कि जो युवाओं की आबादी है वो 65% है। तो 65% अगर आबादी देश की है तो उनको उनके उनके रोज़गार के लिए कैसे कह सकते हैं विशेष उपाय किए जाएं, वो रास्ता वही है कि उनको स्किल दिया जाए, रीस्किलिंग पर जोर है,
और अब स्किलिंग पर भी जोर है, क्योंकि जो पहले से एम्प्लॉयमेंट में हैं लोग, उनको भी स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। लेकिन जहाँ तक मध्यवर्गीय उसके तबके की बात की जाए या टैक्स पेयर्स की बात की जाए, उनकी उम्मीदों पे जिस तरह की एक उम्मीदें थी वो पर बजट ये खरा नहीं है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक करदाताओं को राहत की बात है, तो अनुमान ये बताते हैं कि इस समय जो टैक्स बोयेंसी है वो 1.1 की है, अर्थात अगर हमारी जीडीपी 1% से बढ़ती है तो कर राजस्व में 1.1% की वृद्धि हो रही है। ऐसे में सरकार कोई ऐसा बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती जिससे राजकोषीय असंतुलन पैदा हो जाए, क्योंकि राजकोषीय संतुलन को साधना, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना, उधारी को नियंत्रित रखना, ये भी बड़ा काम है। तो मेरा मानना है कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के साथ विकास को गति देना, और विकास की गति देने के लिए विशेष रूप में जो पूंजीगत खर्च कहलाता है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको प्रमोट किया गया है। लेकिन फिर भी जो मध्यम आय वर्ग है उसको, चाहे जो नई कह सकते हैं स्कीम है, नई रिजाइम है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो वृद्धि की गई है उसे बढ़ाया गया है, 75,000 कर दिया गया है। तो कुछ तो राहत देने वाला है, ये कह सकते हैं। कर की दरों में भी जो थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है उससे भी करदाताओं को राहत मिलेगी। लेकिन एक सबसे खास बात है कि कर के नियमों का सरलीकरण किया गया है, ये इससे करदाताओं को काफ़ी राहत मिलेगी। जी। एक बात थी कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जा रहा था कि जो आयुष्मान कार्ड योजना है जिसमें बहुत बड़ा तबका एक लाभान्वित होता है, इसके दायरे इसको बढ़ाया जाएगा कि दायरे का विस्तार करेंगे तो बड़ी आबादी जो छूट रही है वो भी जुड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री के सामने, जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ वित्तीय कहेंगे बंदिशें थीं, जिसके चलते ये, हालांकि ये ज़रूरत भी थी और उम्मीद भी थी कि आयुष्मान में जो धनराशि निश्चित है उसको बढ़ाया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब फिर भी मैं समझता हूँ कि यदि स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया जाता है, जैसे कैंसर की दवाओं पर जो है वो ड्यूटी समाप्त की गई है, तो ये तो राहत देने वाली है। इस प्रकार के अन्य कह सकते हैं जो स्वास्थ्य के उपकरण हैं, चिकित्सा के उपकरण हैं, उन पर अगर कस्टम्स की रियायत दी गई है तो इससे सीधा लाभ तो कह सकते हैं आम आदमी को पहुंचता है। जी। इसके अलावा अन्य जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या अगर उत्तर प्रदेश को अगर इस बजट में देखा जाए तो उस तरह से जैसे बिहार या आंध्रा को लाभ मिले हैं, उस तरह से बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश को कोई बहुत बड़ा लाभ मिलते हुए आप देखते हैं क्या? देखिए, जैसे इंटरिम बजट में भी जो प्रावधान किए गए थे उत्तर प्रदेश के लिए, या पूर्ववर्ती बजट में, जैसे सांस्कृतिक पर्यटन के विकास के लिए अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, नैमिषारण्य है, इसके विकास के लिए सब पहले से योजनाएं चल रही हैं। एयरपोर्ट्स हैं, उनको कैसे पूरा जाए, एक्सप्रेसवेज हैं, जो मेट्रो सिटीज़ के विकास की बात है, तो उन पर पहले से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि वो काम चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं करों में हिस्सा मिलता है। अगर केंद्रीय कर राजस्व में वृद्धि हुई है तो वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुरूप राज्यों को उससे हिस्सा मिलता है। यूपी को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में कर राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि होगी। जीएसटी में भी आम आदमी को कुछ राहत देने की बात कही जा रही है, क्या है इसमें कुछ? देखिए, जहाँ तक केंद्रीय बजट का संबंध है, केंद्रीय बजट जीएसटी में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि संवैधानिक संस्था जीएसटी, उसके लिए जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल फैसला कर सकती है, लेकिन संकेत तो हैं इस बात के, आते रहे हैं लगातार, और ये उम्मीद भी की जाती है कि जीएसटी काउंसिल जो जीएसटी के रेट्स हैं उनको भी परिवर्तित करेगी और उनको नरम करेगी, कह सकते हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर ए.पी. तिवारी, जिन्होंने केंद्रीय बजट के विषय में हमसे विस्तार से बात की। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।